नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। हम सबको हमारे आसपास निगरानी रखने की ज़रूरत है। ये बात और ज़्यादा पुख्ता हुई आज हुए एक हादसे से, जिसकी खबर आई है कि डॉक्टर योगेश चंद्र पाल की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में डॉक्टर योगेश पाल प्रैक्टिस करते थे। वो गरीबों का भी मुफ्त इलाज करते थे और कम से कम 5 साल से ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन 10 मई यानी कि बीते शुक्रवार को कुछ हमलावरों ने घर में घुसकर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। अब दिल्ली पुलिस ने इस हत्या के मामले में उनकी घरेलू सहायिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 और लोगों की तलाश चल रही है जो नेपाल के हैं। ये आशंका है कि वो नेपाल भाग चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि हत्या लूटपाट के लिए हुई है। इस मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि बसंती नाम की ये सहायिका 24 साल से डॉक्टर पॉल के यहाँ पे काम कर रही थी। परिवार उस पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब इस हत्या ने फिर से याद दिलाया है कि दिल्ली में बुजुर्ग कितने असुरक्षित हैं या लोग कितने असुरक्षित हैं। बीते तमाम वर्षों में बीच बीच में बुजुर्गों के यहाँ पे लूटपाट और हत्या की खबर आती रहती है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बुजुर्ग सुरक्षा योजना भी बना रखी है, जिसके तहत एसएचओ को अकेले रहने वाले बुजुर्गों का सर्वे करना है। ऐसे लोगों के यहाँ हफ्ते में एक बार पुलिस को जाना है और उनके यहाँ पर काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इलाके के चौकीदारों को इनका ध्यान रखने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि घर में अलार्म बेल लगाने के लिए बुजुर्गों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो अलार्म बेल बजा सकें। लेकिन इस मामले ने फिर से ये सवाल उठाया है कि घरेलू सहायकों का क्या हो, यानी कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको रखना सेफ है। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। घरेलू सहायकों का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जो घर पे मदद करते हैं ऐसे लोगों को प्लेसमेंट एजेंसियों को भी के ज़रिए जो आते हैं उन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों को भी रजिस्टर कराना होगा। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 20,000 प्लेसमेंट एजेंसियां हो सकती हैं। यही नहीं, दिल्ली में 5 लाख घरेलू सहायक होने का अनुमान लगाया जाता है। मुश्किल ये है कि घरेलू सहायकों के लिए अलग से नियम नहीं है। वो कई अपराधों में शामिल रहे दिखते हैं। कई जाने माने मामलों में घरेलू सहायक मुजरिम पाए गए हैं। तो इन बुजुर्गों और सहायकों दोनों के लिए ज़रूरी है कि बेहतर निगरानी और तालमेल हो। मुश्किल ये है कि लोग अमूमन ऐसे सुझावों पर अमल नहीं करते। सहायकों का वेरिफिकेशन कराने से भी बचते हैं, मगर मामला इससे भी जटिल है। मामला एक बड़े शहर में लगातार असुरक्षित होते बुजुर्गों का भी है, भरोसे लायक सहायकों का भी है और एक माहौल बनाने का है जिसमें सब सुरक्षित महसूस करें। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अश्विनी दुबे, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हमारे साथ एलन राव हैं, जो पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, और सौरभ गांधी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूआरडी यानी कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनका संगठन है जिससे जुड़े हुए हैं, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, ये जिसमें 1800 आरडब्ल्यूए आते हैं। तो सौरभ जी, आरडब्ल्यूएज अपने लेवल पे, अपने पैमाने पर किस तरह के कदम उठाता है नेबरहुड को सुरक्षित करने के लिए? अब जाहिर है कि आरडब्ल्यूए हर एक घर में घरेलू सहायकों की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, पर अभी जैसे ये घटना हुई है इसके बाद आप लोगों ने आपस में कोई चर्चा की होगी कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि कॉलोनीज जो हैं वो और सुरक्षित बने, खास करके जहाँ सब बुजुर्ग रहते हैं अकेले। बिल्कुल। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। आरडब्ल्यूएस स्तर के ऊपर हमेशा जो है वो पुलिस के सहयोग से सर्वेंट वेरिफिकेशन के कैंप्स साल में कम से कम 2 एक बार लगाए जरूर जाते हैं। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस की वेरिफिकेशन जो लोकल रेजिडेंट्स है वो नहीं कराते। हाई राइज बिल्डिंग्स में भी यहाँ तक कि देखा गया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो डोमेस्टिक हेल्प जो होती है उसकी नहीं लोग बाग कराते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि जहाँ ये
पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो वहां से ये जो डोमेस्टिक हेल्प है ये बचना चाहती है, वहां नहीं जाती। दूसरा, जो लोग हैं वो खुद से भी, कि इस वजह से कि भाई हमें जो है ये सब ना करना पड़े, हमें सर्वेंट मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो सब चीजें रहती है। तीसरी चीज, जो एजेंसीज के थ्रू जो सर्वेंट आते हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं लैक होती है, वहां से भी वो सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, और ये इस तरीके की वारदातें होती हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो खास रोल है वो रेजिडेंस का है। रेजिडेंस को क्योंकि दिल्ली पुलिस हो या आरडब्ल्यूएस हो या कोई और एजेंसी हो, वो सिर्फ अवेयर ही कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के ऊपर खास तौर पे जो गेटेड कॉलोनीज आरडब्ल्यूएस हैं उनके पास कोई इस तरीके की अथॉरिटी नहीं होती है, जैसे कि ग्रुप हाउसिंग हाँ। सोसाइटीज के अंदर होती है। तो हम्म। वहां पे वो तो हम्म। चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन जो गेटेड कॉलोनीज हैं वहां पे ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं करने में। और हम तो अपने रेजिडेंट्स को यहाँ तक नहीं, पर मोटिवेट करने की इसमें कोशिश मैं करते हैं। जी जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी या पूछना चाहूँगी एलन राव साहब से भी कि गेटेड कम्युनिटीज़ जो है वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, यानी कि जो फ्लैट्स हैं, जो कॉन्डोमिनियम्स हैं, उनमें हर आने जाने वाले के बारे में जांच पड़ताल होती है कौन। लेकिन यहाँ पर जो केस था उसमें 24 साल से एक घरेलू सहायिका इनके साथ रहती थी, तो 24 साल एक लंबा समय होता है विश्वास के लिए, और वो घर के सदस्य जैसी थी। अब पुलिस वेरिफिकेशन अगर हुई भी होती तो ये तो एक ट्रस्ट टूटने की बात है। आप किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके रखते हैं, लंबे समय से रह रहे थे, जाहिर है कि उनको वो जानते होंगे इन लोगों को। तो ऐसे मामले में किस तरह की चीजें कर सकते हैं लोग, एलन राव साहब, जो ऐसी दुर्घटना, ऐसे हादसों को रोक सके? नगमा जी, ये बहुत दुखद एक इंसिडेंट है, और इसमें डॉक्टर साहब की हत्या नहीं हुई है, मैं कहता हूँ विश्वास की हत्या हुई है। जो आदमी 24 साल से किसी परिवार में एक डोमेस्टिक हेल्प का काम कर रहा हो, तो एक परिवार के बच्चे की तरह हो जाता है या परिवार के मेंबर की तरह होता है, उस पर पूरा विश्वास किया जाता है, और घर वाले उसके पूरा घर छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक पुराना नौकर है या नौकरानी है, तो वो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसकी कई वजह बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे गांधी जी ने अभी बताया कि बहुत से रेजिडेंट्स इसको वेरिफिकेशन, ये पुलिस वेरिफिकेशन कराना बड़ा जरूरी है। इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, जो सर्वेंट होता है उसके ऊपर भी, तेरे अंगूठे ले लिए हैं, तुम्हारा फोटोग्राफ हो गया, तुम्हारा सारे एड्रेसेस ले गए हैं, तो वो कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन हमारे रेजिडेंट्स, क्योंकि हमारे दिल्ली एनसीआर में नौकरों की कुछ कमी होती है, और लोग चाहते हैं कि हमारे नौकर जरूर मिल जाए, भले वेरिफिकेशन ना हो। और वेरिफिकेशन कराना इसलिए भी जरूरी है कि बाई चांस कोई आदमी क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी अगर आ जाए तो उसके बारे में पता लग जाए, वो रेजिडेंट्स को फिर सूचित कर सकें। तो ये बड़ी जिम्मेवारी है रेजिडेंट्स की भी, एज वेल एज पुलिस ऑफिसर्स की। पुलिस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि हमारे दिल्ली पुलिस में एक सीनियर सिटीजन सेल भी बना हुआ है, और जो ऐसे बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के लिए वहाँ एसएचओ को डायरेक्शन भी है कि आप अपना बीट स्टाफ हमेशा उन सीनियर सिटीजन से मिलते रहेंगे। और उनके खास तौर से जो पुलिस वेरिफिकेशन की बात है, वो पुलिस वेरिफिकेशन के घर जाकर करेंगे, उनको कहीं थाने में और कहीं या कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्टाफ उनके घर जाकर कितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करेंगे, और नहीं भी कराएंगे तो भी उनकी डिटेल जरूर उसमें लिखेंगे कि कौन कौन नौकर किस किस के यहाँ है। इसके अलावा और भी कई प्रिकॉशंस होते हैं कि अपने घर में किसी अनजान आदमी को ना आने दें, डोरबेल लगवाएं, ताकि ऐसी सिचुएशन में, जैसे आजकल देखा होगा दिल्ली में आपने, बहुत से घरों में, ज्यादातर घरों में जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, बुजुर्ग घर रहते हैं घरों में अकेले। और दूसरे बात यह भी है कि पड़ोसी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके बारे में पड़ोसियों भी इतने ज्यादा सजग नहीं होते। तो हमें अपने जो पड़ोसी हैं या नेबरहुड है, उनको भी एक सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। वो एक दूसरे के मददगार बने, या एक दूसरे के बारे में सोचें कि कहीं किसी के कोई बुजुर्ग आदमी रह रहा है या कोई और है तो उसके बारे में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। सुरक्षा डेफिनेटली है कि पर्सनल सुरक्षा अपने आप को भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ पुलिस की भी ये जिम्मेवारी है कि लोगों को अवेयर करते रहे, और अवेयरनेस के साथ साथ पुलिस ने तो ये कई इस तरह के प्लान्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन की एक बात है, पर यह भी है कि जा जाकर बुजुर्गों के यहाँ बुजुर्ग सुरक्षा योजना भी है, जिसके तहत एसएचओ को अकेले रहने वाले बुजुर्गों का सर्वे करना है, ऐसे लोगों के यहाँ
हफ्ते में एक बार पुलिस को जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, आप बता रहे हैं अश्विनी दुबे जी। इसमें एक लंबा चौड़ा पूरा एक ट्रेल मिला है जो इस मामले में, डॉक्टर पॉल के मामले में, कि कैसे ये जो महिला थी घर में, उन्होंने और लोगों को उसने एंगेज किया। हरिद्वार में तार जोड़ रहे हैं, नेपाल में तार जोड़ रहे हैं। एक लंबी प्लानिंग के तहत 24 साल से रह रही महिला जो घर में साथ रह रही थी। तो सिर्फ बुजुर्गों की बात ही है, किसी के भी घर में ऐसा हो सकता था। मान लीजिए कि दूसरे लोग होते, कम उम्र के होते, तो भी हो सकता था। बिल्कुल नगमा जी, नौकर और किराएदार हमारे परिवार के जरूरी भाग होते हैं। कुछ ईमानदार सच्चे होते हैं, जीवन भर का रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन कुछ जो है ऐसे निकलते हैं, जैसे बसंती का केस है। आप देखिए कि घर के नौकर ही ज्यादातर वारदात को अंजाम देते हैं। कैसे केसेस में? जिन केसेस में सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, या बड़े बड़े व्यापारी और प्रतिष्ठित लोग भी अपने घर में काम करने वाले नौकरों की जानकारी पुलिस को नहीं देते। आप उसमें पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं करवाते। उसके पीछे एक वजह मैं आपको बताता हूं। जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, उसमें अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके मुताबिक किराएदार का सत्यापन और जो नौकर है उनका सत्यापन होना जरूरी है। योजनाएं बनी, पुलिस के जो नोटिफिकेशंस आ गए, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आ गए, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाने पर क्या दंडनीय प्रावधान होगा, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, ये नहीं है। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो इस बात की है कि इंडियन पीनल कोड के बाद जो भी भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस बात का भी एक वर्णन किया जाए कि अगर किराएदार का और नौकर का सत्यापन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। दूसरा, आप देखिए एक से एक, जयपुर में अगर आप याद करिए कि जयपुर में 4 साल की बच्ची को घर में नौकर, घर दुकान में काम करता था, घर आया, जैसे ही देखा 4 साल की बच्ची जो है घर में अकेली है, उसके साथ रेप करके वो चला गया। उसके अलावा आप देखिए 60 लाख रुपए लेकर के ड्राइवर एक और भग गया, बैंक से निकल करके ड्राइविंग का काम करता था, वो भी नेपाल का था। कुछ वेस्ट बंगाल के लोग आए, वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नौकर, किराएदार, चोरी, लूट, हत्या, रेप की जो खासतौर से अपराध है उनको बड़ी आसानी से अंजाम देते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना। पढ़े लिखे लोग पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, और बहुत जल्दी हम भले सेलेक्टिवली हम जो है कभी आरडब्ल्यूए के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन एक जरूरत है डॉक्ट्रिन की, और जब तक कि सरकार इस बात को लेकर के कड़ा कानून नहीं बनाएगी कि आपके ऊपर पीनल एक्शन होगा, मकान मालिक के ऊपर पीनल एक्शन होगा, जो मालिक है अपने घर में किराएदार नौकर रख रहा है उसके ऊपर पीनल एक्शन होगा, तब तक घटनाएं होती रहेंगी। जैसे कानून की जरूरत है, ये कोई कानून नहीं है जिसमें किराएदार। जी, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी जो खासतौर से भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में उसका वर्णन, जैसे चेन स्नेचिंग एक ऐसी घटना है कि चेन स्नेचिंग में जान चली जा सकती है, लेकिन वो चोरी की श्रेणी में आता है। मैंने भी एक किताब लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ। उस किताब में नगमा जी तमाम वो बातें जो इस कानून में, नए कानून में है, उसमें हमने वर्णन किया है कि किस तरीके से जो लॉर्ड मैकाले का कानून था वो भारत के ऊपर राज करने के लिए बनाया गया था, मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप पर था। और अब का जो कानून है हमारा, तो अगर हम देखेंगे वो एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ। बहुत जायज बात आपने पॉइंट आउट की कि कई ऐसे अपराध हैं जो बहुत हल्की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन उनको गंभीर श्रेणी में करने की जरूरत है। और कोई कानून नहीं है जहां पर किराएदार का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और घरेलू सहायकों का, सहायिका का वेरिफिकेशन जरूरी किया जाए, इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों, अश्विनी दुबे, एलन राव और सौरभ गांधी, हमारे साथ जुड़ने का। आप लोगों से बात करके एक बात जो समझ में आई कि एक बड़ी चूक इसमें यह भी हुई कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, और अच्छे लोग, ज्यादातर लोग पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते, ऐसे लोगों का जो उनके घरों में रहते हैं दिन रात उनके साथ, उनकी सहायता के लिए। तो ये एक बड़ी चूक है। पुलिस वेरिफिकेशन से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक दबाव बनता है, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है कि आप किसी निगरानी में हैं, पुलिस की निगरानी में हैं, तो इसको करने की ज़रूरत बहुत हद तक है। और आरडब्ल्यूएज या पुलिस आपकी तभी मदद कर सकती है जब आप अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा जागरूक हों, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो एक दूसरे की हिफाजत का भी ध्यान दें, एक दूसरे का हाल पता करें। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम 5 की बात में, और उसके बाद मामला आम आदमी पार्टी का, स्वाति मालीवाल के आरोपों का, इस ब्रेक के बाद। मुंबई में कल जबरदस्त तूफान आया, अचानक धूल भरी आंधी चली, आसमान बिल्कुल धूल से भर गया, और इस तेज तूफान में हादसे भी हुए। घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक होर्डिंग के गिरने से 100 से ज़्यादा लोग उसके नीचे दब गए हैं। इस हादसे में 14 लोगों की मौत भी हो गई है। ये इतनी बड़ी होर्डिंग थी जो गिरी, और 40 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं।
इस मामले में घाटकोपर पुलिस ने विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया के ओनर भावेश भिड़े के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया है। भावेश से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। जनवरी 2024 में भावेश भिड़े के खिलाफ रेप का केस मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। मुंबई पुलिस रेप केस में भावेश के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। उसके खिलाफ 2009 में ही 23 केस दर्ज थे और वो चुनाव भी लड़ चुका है। तो हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी सुजाता। ये कई तरह की जानकारी मिली है भावेश भिड़े के बारे में, लेकिन ये जो होर्डिंग का मामला है जिसमें 100 लोगों की मौत हुई है, सुजाता, ये होर्डिंग जो लगी हुई थी, क्या किसी तरह की कोई रूल रेगुलेशन होता है कि इस तरह के इलाके में कितनी बड़ी होर्डिंग लगेगी? पर क्योंकि ये इतना खतरनाक था कि इसके गिरने से इसमें इतने सारे लोगों के घायल होने की खबर है, लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात कर ले इस समय मुंबई में हुए इस हादसे की, तो बारिश का मौसम जो जून में जब मुंबई की बारिश अक्सर जो है दस्तक देती है, उससे 1 महीने पहले ही जो है मुंबई में बारिश निकल दस्तक दी। लेकिन उसी के बाद जो घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से जो अब तक 14 लोगों की मौत हुई है और साथ ही अब तक बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। ऐसे में ना सिर्फ बीएमसी बल्कि यहाँ पर जो रेलवे पुलिस है उन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक और बीएमसी ने साफ तौर पर बता दिया कि बीएमसी जब भी परमिशन देती है इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाने की, तो वो मात्र 40 बाई 40 फीट की ही होती है। लेकिन एकाएक 120 फुट के न सिर्फ एक बल्कि 3-4 होर्डिंग्स जो है लगा दिए जाते हैं, वो भी मेन रोड पर और हाईवे के बगल में, और वो भी एक रेसिडेंशियल एरिया जो है उसे छेड़े नगर जो जिस इलाके में हम मौजूद हैं उसे माना जाता है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से एक तरफ जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक और जहां बीएमसी जब भी कोई छोटी मोटी भी यदि कोई समस्या होती है तो वहां पर अपने लोगों को भेज देती हैं, चाहे वो 1 या 2 फुट एक्स्ट्रा काम कंस्ट्रक्शन करने का हो या फिर कम कंस्ट्रक्शन करने का हो। लेकिन रोड पर जो है वो भी घाटकोपर जैसे बड़े इलाके में 120 बाई 120 फीट के जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसके बारे में बीएमसी को जानकारी ना दी गई हो, इसका जो है सवाल ही खड़ा नहीं उठता। इसके अलावा अब जब जीआर से इस बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जो है इस मामले में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बात की जानी चाहिए तो पूछताछ तमाम वो उस शख्स से किया जाना चाहिए जिसने इन बिलबोर्ड्स को लगाया है, और साथ ही इन होर्डिंग्स को न सिर्फ यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लगाया गया बल्कि इसका प्रमोशन जो है एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग के तौर पर किया गया था। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है इसे शामिल कराने को लेकर भी जो है इसके लिए काम किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक और इन तमाम होर्डिंग्स को जो है केयरलेसली लगाया जाता है बिना किसी के इस बारे में जो है सवाल खड़े करने के अलावा। और इसी के साथ अब जब ये बड़ा हादसा हो चुका है जिसमें अब तक 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और जब हमने अस्पताल के डॉक्टर्स से बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि 5 और लोग हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में नजर आ रहे हैं, उन्हें बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक और जहां बीएमसी ने हालांकि अब वो बाकी के 3 होर्डिंग्स को भी उतारने का काम शुरू कर दिया है और साथ ही उन्हें डिमोलिश कर जो है अब दोबारा मुंबई में जो तमाम ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं उन्हें भी हटाकर तो जो है ऐसी दुर्घटना को हटाने के लिए और ऐसी दुर्घटना को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए, टाला जाए। धन्यवाद आपका सुजाता। जो बात आप कह रही हैं कि एक गाइडलाइंस होती है कि कितनी बड़ी होर्डिंग लग सकती है, लेकिन ये उस गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रही थी और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ऐसे इलाकों में इतनी बड़ी होर्डिंग लग रही है, उसका प्रमोशन किया जाता है सबसे बड़ी होर्डिंग के तौर पे कि वो होर्डिंग गिरती है और उसमें लोग घायल होते हैं और 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ये देखना होगा शायद ये रोक लगा सके इस तरह की बड़ी होर्डिंग्स पर जितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं।